मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने ये देखा था कि इंग्लैंड में संसदीय शासन का विकास हुआ। जब से ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई तब से लेकर के समझ लीजिए कि लगभग 17वीं शताब्दी तक निरंतर संसद और सम्राट के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही। कभी संसद ज्यादा शक्तिशाली होती थी तो कभी सम्राट अधिक शक्तिशाली होता था, और इस प्रकार से संघर्ष हमेशा इन दोनों के बीच बना रहा। और जेम्स प्रथम के आने के बाद संसद और सम्राट के बीच संघर्ष कुछ ज्यादा ही होने लगा। जेम्स प्रथम की मृत्यु हुई, उसके बाद चार्ल्स प्रथम आया। चार्ल्स प्रथम के समय में गृहयुद्ध हुआ, सम्राट परास्त हुआ, सम्राट के विरुद्ध अभियोग चलाया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया। परिणाम स्वरूप अब इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना केवल 9 वर्षों तक चल सकी। इसके बाद पुनः इंग्लैंड ने राजतंत्र के सामने अपने घुटने टेक दिए। राजतंत्र की पुनर्स्थापना होगी। चार्ल्स सेकंड सम्राट बना, उसने मंत्रिमंडल का निर्माण किया। चार्ल्स सेकंड को मंत्रिमंडल का जनक कहा जाता है। चार्ल्स सेकंड के बाद उसका उत्तराधिकारी जेम्स सेकंड आया। जेम्स सेकंड के समय में फिर से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। विलियम तृतीय और महारानी मेरी दोनों ने मिलकर इंग्लैंड पर आक्रमण किया, और जब जेम्स सेकंड ने देखा कि पूरे इंग्लैंड में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है तो वह गद्दी छोड़ करके भाग गया। इस प्रकार से 1688 में घटित यह क्रांति संपन्न हुई। इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि रक्त का एक बूंद भी बहाए बिना बहुत बड़ी घटना घट चुकी थी। सम्राट गद्दी छोड़ करके भाग चुका था और सिंहासन खाली हो चुका था। इसके बाद संसद और सम्राट के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन की संप्रभुता संसद में निहित कर दी गई और सम्राट को संसद का एक अंग बना दिया गया। आप एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। भारत में संसद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यही पैटर्न हमने इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड में भी संसद का मतलब सम्राट, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इस प्रकार से सम्राट और संसद के बीच जो समझौता हुआ, इस समझौते के अंतर्गत संसद में संप्रभुता निहित कर दी गई। सम्राट को नाम मात्र का शासक बना दिया गया। विलियम तृतीय नया सम्राट बना। विलियम तृतीय ने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन विलियम तृतीय निसंतान था। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि विलियम तृतीय की मृत्यु के बाद उनकी महारानी मेरी ब्रिटेन की साम्राज्ञी होंगी। महारानी मेरी, महारानी एन के नाम से साम्राज्ञी बनी। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और यह तय किया कि जर्मनी के हैनोवर वंश को ब्रिटेन की राजगद्दी सौंपी जाएगी। एक बात ध्यान रखें, विलियम तृतीय की मृत्यु और उसके बाद महारानी एन की मृत्यु के बाद इंग्लैंड के राज परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था जिसे इंग्लैंड की गद्दी सौंपी जाए, इंग्लैंड में सम्राट का पद सौंपा जाए। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने प्रस्ताव पारित करके जर्मनी के हैनोवर वंश को ब्रिटेन की राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया। एक बात ध्यान रखें कि सम्राट होता है। सम्राट का पद सम्राट के परिवार के ही किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, अन्य किसी भी व्यक्ति को इतना योग्य नहीं माना जाता। शेर हमेशा शेर होगा, सिंह हमेशा वनराज होगा। सिंह यदि नहीं है तो कोई दूसरा जानवर भले ही कितना भी योग्य क्यों न हो, वह सम्राट, वह वनराज नहीं बन सकता। सिंह ही हमेशा वनराज बनेगा। तो इस प्रकार से जर्मनी के हैनोवर वंश को इंग्लैंड का राज सिंहासन सौंपा गया। हैनोवर वंश का पहला राजा था जार्ज प्रथम।
जॉर्ज प्रथम को अंग्रेजी नहीं आती थी और उसे ब्रिटेन की राजनीति से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। इसलिए उसने क्या किया, अपने मंत्रिमंडल के एक सहयोगी, उसका नाम था सर रॉबर्ट वालपॉल, उसने वालपॉल से कहा कि तुम मंत्रिमंडल की बैठक बुलाओ, बैठक की अध्यक्षता करो, जो निर्णय लेना है लो, उसके बाद मुझे बताओ, उसके बाद फिर काम करो। तो वालपॉल अब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने लगा, बैठक की अध्यक्षता करता था, वह मंत्रिमंडल में निर्णय लेता था और निर्णय लेने के बाद सम्राट को उसकी सूचना देता था। यदि मान लीजिए मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सम्राट असहमत होता था तो मंत्रिमंडल उस पर पुनर्विचार करता था। तो इस प्रकार से सर रॉबर्ट वालपॉल इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री बन गया। यह 1720-21 की बात है। जॉर्ज प्रथम के बाद जॉर्ज द्वितीय आया, उसे भी अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, तो उसने कहा कि वालपॉल तुम लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो तुम। जॉर्ज सेकंड के कार्यकाल में भी यह व्यवस्था हो गई। तो इस प्रकार से परंपरा बनी कि अब भविष्य में सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक न तो बुला सकते हैं, न उसकी अध्यक्षता करेंगे, न ही किसी विषय पर निर्णय लेंगे। मंत्रिमंडल का मुखिया बैठक बुलाएगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा, निर्णय लेगा और उस निर्णय को सम्राट को जाकर सूचित करेगा। यदि सम्राट को कोई परेशानी है, कोई किसी विषय पर मान लीजिए कोई किसी विषय पर असहमति है, तो मंत्रिमंडल उस पर पुनर्विचार करेगा। और देखिए यही चीज आज भी दुनिया के सभी संसदीय देशों में पाई जाती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल काम करता है और वह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, अध्यक्षता करता है, निर्णय लेता है, सम्राट को या राष्ट्रपति को जाकर बुलाता है, बताता है और पुनर्विचार के लिए यदि राष्ट्रपति कहे, सम्राट कहे, तो पुनर्विचार मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये सब परंपराओं से विकसित हुआ है। जॉर्ज सेकंड के बाद जॉर्ज थर्ड आया, जॉर्ज तृतीय आया। उसने अंग्रेजी बढ़िया सीख लिया था, तो उसने सोचा कि मैं मंत्रिमंडल की बैठक बुलाऊं, उसकी अध्यक्षता करूं, पूरा काम करूं। लेकिन इसका ब्रिटिश जनता ने विरोध किया और विरोध के चलते जॉर्ज तृतीय इस काम में सफल नहीं हो पाया। तो सर रॉबर्ट वालपॉल पहला प्रधानमंत्री था। उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने दो उल्लेखनीय बातें की। एक तो उसने 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन को अपना निवास और कार्यालय बनाया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट उस जगह का नाम है और उसका 10 नंबर का बंगला जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम के आवास और कार्यालय के नाम से जाना जाता है अभी भी। और दूसरी उसने महत्वपूर्ण बात ये की कि उसने सोचा कि मंत्रिमंडल तो निर्णय ले रहा है, यदि संसद में उसको एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाए और उस प्रस्ताव पर संसद में बहस हो, संसद की यदि स्वीकृति उस पर ले लिया जाए, तो शासन को, मंत्रिमंडल को काम करने में सुविधा होगी। तो उसने अपने निर्णय को सम्राट की स्वीकृति के बाद एक प्रस्ताव के रूप में संसद में पेश करने लगा। संसद में उस पर चर्चा होती थी, बहस होता था, वाद विवाद होता था, उसके बाद संसद प्रस्ताव पास कर देती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वालपॉल के प्रस्ताव को संसद ने अस्वीकार कर दिया। इससे वालपॉल इतना दुखी हुआ कि उसने सम्राट का सबसे अधिक विश्वास पात्र होने के बावजूद त्याग पत्र लिख करके दे दिया। परंपरा बनी कि यदि मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रस्ताव संसद यदि अस्वीकृत कर देती है तो उसे प्रधानमंत्री का त्याग पत्र माना जाएगा। और प्रधानमंत्री के त्याग पत्र, वालपॉल ने जैसे रिजाइन किया, उसके अन्य सभी साथियों ने भी एक साथ त्याग पत्र दे दिया। परंपरा बनी कि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ पूरा मंत्रिमंडल भंग माना जाएगा। यही अविश्वास प्रस्ताव का प्रारंभ है। आज जो हम अविश्वास प्रस्ताव देखते हैं संसदीय देशों में, इसकी शुरुआत इस ढंग से हुई। तो वालपॉल ने बहुत बढ़िया काम किया। इसके बाद
उत्तरदायित्व का प्रारंभ हुआ। शुरुआती दौर में मंत्रिमंडल में अनेक दलों के सदस्यों को लिया जाता था, लेकिन यह महसूस किया गया आगे चल करके कि यदि मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्य हों तो प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को निर्णय लेने में सुविधा होगी। और इस प्रकार से मंत्रिमंडल में एक दल के लोगों को लिया जाने लगा और इसी से फिर यह परिपाटी, यह परंपरा बनी कि संसद में मंत्रिमंडल का बहुमत होना चाहिए और मंत्रिमंडल के पास जब तक बहुमत का समर्थन है उसको काम करने का अधिकार होता है। तो देखिए, संसदीय शासन की जितने भी चीजें हैं वो सब एक एक करके परंपराओं पर आधारित हैं और इसी परंपरा को इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ और दुनिया के विभिन्न देशों ने इसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद विरोधी दल के संदर्भ में कहा गया कि पहले यह माना जाता था कि सरकार का विरोध करना देशद्रोह है, क्योंकि सरकार मतलब सम्राट होता था। लेकिन आगे चल करके यह महसूस किया गया कि सम्राट के प्रति वफादार होते हुए भी सरकार की आलोचना की जा सकती है। इसका परिणाम यह हुआ कि सदन के विरोधी दल के नेता को कैबिनेट रैंक दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और विरोधी दल को इस प्रकार से मान्यता दी गई। इसके बाद अब आते हैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में। प्रधानमंत्री के संदर्भ में यह वालपाल, सर रॉबर्ट वालपाल पहला प्रधानमंत्री था, लेकिन वह अपने आप को प्रथम मंत्री कहता था, फर्स्ट मिनिस्टर कहता था। और जैसे कहते हैं समकक्षों में प्रथम, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है स्कूलों में, या कक्षा में आजकल जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो उसमें कक्षा प्रतिनिधि होता है, तो समकक्षों में प्रथम, समान स्तर के लोगों में पहला व्यक्ति वालपाल अपने आप को समकक्ष में प्रथम कहता था। इसके बाद जितने भी इस पद पर आए ये सभी अपने आप को फर्स्ट मिनिस्टर कहा करते थे। इस बीच 1878 में बर्लिन की संधि हुई। उस बर्लिन की संधि में जर्मनी, फ्रांस तो नहीं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और रूस, विभिन्न देशों के, उस जमाने के टर्की, इस विभिन्न आसपास के यूरोप के विभिन्न देशों के सभी सम्राट सम्मिलित हुए और इस सम्मेलन में ब्रिटेन की ओर से सम्मिलित हुआ उस समय का प्रथम मंत्री लॉर्ड बीकंसफील्ड। तो उसने देखा कि यहां पर तो सबके सब सम्राट उपस्थित है, मैं केवल प्रधानमंत्री हूं, मैं केवल फर्स्ट मिनिस्टर हूं। तो उसने अपने पद का प्रभाव दिखाने के लिए क्या लिखा, अपना पदनाम लिखा। अन्य जितने भी प्रतिनिधि थे, अन्य जितने भी सदस्य उपस्थित थे, सबके सब सम्राट थे, तो अपना सम्राट के नाम से अपना जो भी उनकी उपाधि थी वो सब वहां पर लिखते गए, सिग्नेचर करते गए। जब ब्रिटिश प्रतिनिधि लॉर्ड बीकंसफील्ड को मौका आया तो उसने लिखा लॉर्ड बीकंसफील्ड, फिर आगे लिखा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ हर मैजेस्टीज ट्रेजरी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। महारानी मतलब साम्राज्ञी के राजकोष का पहला लॉर्ड और ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, यह पदनाम लिखा, उसने अपना सिग्नेचर किया। इस तिथि के बाद इस पदधारी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इसके बाद इंग्लैंड में जितने भी प्रधानमंत्री हुए इस समय तक, लगभग कहिए कि 1900 ईस्वी तक जितने भी प्रधानमंत्री थे सबके सब लॉर्ड होते थे या सर होते थे। लॉर्ड मतलब समाज के उच्च वर्ग के लोग, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते थे। 1902 में लॉर्ड सेलिसबरी के इस्तीफे के बाद 1924 तक, 1927 तक कोई भी लॉर्ड प्रधानमंत्री नहीं बना था। जो भी प्रधानमंत्री बनते थे वो सब हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते थे। 1927 में समस्या ये आई कि प्रधानमंत्री पद के दो दावेदार हो गए। एक था लॉर्ड कर्जन, वही बदमाश जिसने बंग किया था अपने भारत में। लॉर्ड कर्जन दुर्धर्ष राजनीतिज्ञ और बहुत बड़ा साम्राज्यवादी। और दूसरा था
बाल्डविन जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य था, नेता था, लॉर्ड कर्जन स्वाभाविक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य था, तो लॉर्ड कर्जन बहुत अनुभवी था, बहुत बड़ा राजनीतिक था, उसके सामने बाल्डविन बिल्कुल नौसिखिया व्यक्ति था, हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता था। अब सम्राट के सामने समस्या आई कि इन दोनों में से हम किसको प्रधानमंत्री बनाएं, तो सम्राट ने बाल्डविन जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता था उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए 2 तर्क दिए। उसने कहा, सम्राट ने कहा, क्योंकि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति होता है, इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बात। और दूसरी बात, सम्राट ने कहा जिस सदन में विरोधी दल न हो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सब उच्च वर्ग के लोगों का सदन है, इसलिए वहां पर विरोधी दल नहीं है, तो चूंकि जिस सदन में विरोधी दल का अभाव हो वहां के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से परंपरा यह बन गई कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है। अब फिर आगे देखिएगा, इस घटना में ट्विस्ट आया। 1963 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने लॉर्ड होम को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, तो सबने कहा परंपरा टूट गई। तो लॉर्ड होम ने एक कानून संसद से पास कराया। उस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति लॉर्ड की उपाधि का परित्याग कर सकता है। 1963 के पहले इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति लॉर्ड की उपाधि को छोड़ नहीं सकता था, परित्याग नहीं कर सकता था। इस कानून के अंतर्गत यह सुविधा दी गई कि इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति अपने लॉर्ड की उपाधि का परित्याग कर सकता है। लॉर्ड होम ने अपनी लॉर्ड की उपाधि का परित्याग किया, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना और उसने यह बता दिया पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि इंग्लैंड में जो परंपराएं एक बार बनती हैं, ये परंपराएं, इन परंपराओं की रक्षा करना, उसका सम्मान करना प्रत्येक शासक वर्ग का दायित्व होता है। और इस प्रकार से इंग्लैंड में संसदीय शासन का विकास हुआ। इसलिए इसको मुनरो कहता है कि संसदीय शासन या ब्रिटिश संविधान संयोग और बुद्धिमत्ता की संतान है। संयोग, यह तो संयोग था कि जॉर्ज प्रथम और द्वितीय को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। यह तो संयोग था कि विलियम तृतीय को ब्रिटिश संसद ने सम्राट बनकर मनोनीत किया। यह सब संयोग था। परिणाम स्वरूप सम्राट नाम मात्र का शासक हुआ, प्रधानमंत्री के हाथ में, मंत्रिमंडल के हाथ में पूरी शक्तियां आ गई। और बुद्धिमत्ता की संतान है। जो भी संसदीय शासन की अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये सब बुद्धिमत्ता के आधार पर योजना बना करके, नीतियां बना करके इनका पालन किया गया है। ये है संसदीय शासन की कहानी। तो लक्षण हो गया। लक्षण के अंतर्गत हमने इन सभी चीजों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब देखते हैं संसदीय शासन के गुण। सबसे पहली चीज है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग होता है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अर्थात इस संदर्भ में प्रथम सदन, तो प्रत्येक मंत्री संसद का सदस्य अनिवार्यतः होता है। और चूंकि संसद का सदस्य होता है, इसलिए संसद की बैठकों में भाग लेता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सहयोग बना रहता है। इनके बीच अध्यक्षात्मक शासन की भांति संघर्ष नहीं होता। और मंत्रिमंडल का जब तक बहुमत है तब तक मंत्रिमंडल काम करता है। प्रथम सदन में उसका बहुमत होना चाहिए, बहुमत होता है, काम करता है। जैसे ही उसके हाथ से मंत्रिमंडल, जैसे ही उसके हाथ से प्रथम सदन का बहुमत खत्म हो जाता है, उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सहयोग होता है। दूसरा, उत्तरदायित्व। संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा गुण उसका उत्तरदायित्व होना है। कैसे उत्तरदायित्व? प्रत्येक मंत्री संसद की बैठक में उपस्थित होता है। विरोधी दल के सदस्य उससे प्रश्न पूछते हैं, सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं। वह मंत्रिमंडल का सदस्य, मंत्री विभिन्न प्रकार के विधेयक को प्रस्ताव पेश करते हैं। विरोधी दल के सदस्य उसकी आलोचना करते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य उसका जवाब देते हैं। तो यह जो मंत्रिमंडल के द्वारा जवाब देना हुआ, प्रश्नों का उत्तर देना हुआ, यह सब उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक
संसदीय शासन व्यवस्था की यह सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल प्रथम सदन अर्थात लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होकर काम करता है। तीसरा है शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णय इस माने में कि चूंकि मंत्रिमंडल ही सदन का नेतृत्व करता है, उसके बाद बहुमत का समर्थन होता है, इसलिए वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और विधेयक पेश करता है, बजट पेश करता है और परिणाम स्वरूप उसके हाथ में बहुमत है तो वह जैसा चाहे वैसा प्रस्ताव और विधेयक पास करा सकता है। निर्णय शीघ्र होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन में चूंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संयोग नहीं होता, इसलिए वहां पर परेशानी राष्ट्रपति को होती है। तो इसलिए यहां पर शीघ्र निर्णय होता है, मतलब संसद की स्वीकृति जल्दी मिल जाती है। चौथा है विरोधी दल को महत्व। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, विरोधी दल को महत्व दिया जाता है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाता है, उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। और इसलिए सम्मान दिया जाता है ताकि यदि वर्तमान मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वह विरोधी दल का नेता अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए तैयार रहता है। और पांचवा है राजाध्यक्ष का सम्मानपूर्ण स्थान। राजाध्यक्ष राष्ट्रपति या सम्राट, वह आलोचनाओं से परे होता है, उसका सर्वाधिक सम्मान किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि वह जो भी करता है मंत्रिमंडल ही उसके उत्तरदायी है, राष्ट्रपति आलोचनाओं से ऊपर होता है। जिस प्रकार से उसको सम्मानजनक स्थान दिया जाता है, यह है संसदीय शासन के गुण। अब देखें इसके दोषों पर। सबसे पहला अस्थायित्व। संसदीय शासन का सबसे बड़ा दोष अस्थायित्व है। कैसे अस्थायित्व? यदि मान लीजिए चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या का आधा से एक ज्यादा, 51%, 100 में 51, उसको निरपेक्ष बहुमत या स्पष्ट बहुमत कहते हैं। इसको निरपेक्ष या स्पष्ट बहुमत क्यों कहते हैं? सदन में मान लीजिए 100 सदस्य हैं, 51 लोग एक दल के हैं, 49 लोग दूसरे दल के हैं, तो ये 49 चाहे लाख से पटक लें, 51 के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते, क्योंकि 51 तो उनके पास है, बहुमत का समर्थन तो उसके पास है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के पास जब तक बहुमत है तब तक मंत्रिमंडल की स्थिति तानाशाह के समान होती है। दूसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल के तानाशाही। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा देश भी हो सकता है जहां पर बहुदलीय पद्धति हो, तो बहुदलीय पद्धति में मान लीजिए किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो स्वाभाविक है 2, 3, 4, 8, 10, 15 दलों को मिला करके एक मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। जब मिलीजुली सरकार बनेगी, स्वाभाविक है प्रत्येक छोटा से छोटा दल भी दावा करेगा, ब्लैकमेल करेगा अपने प्रधानमंत्री को, तो सरकार कभी भी गिर जाती है। भारत में 1995, 1996, 98, 99 ये सब हमारा अनुभूत चीज है। 1977 ये सब मिलीजुली सरकारें बनी थी। 1989 ये सब मिलीजुली सरकारें बनी थी, और मिलीजुली सरकार अभी तक का रिकॉर्ड है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो पूरा 5 साल तक काम की थी। इसके अलावा अन्य कोई भी सरकार भारत में जो मिलीजुली सरकार थी उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसलिए संसदीय शासन की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि यह अस्थायित्व लिया हुआ होता है, क्योंकि यदि एक ही दल की सरकार बनी तो पूरा 5 साल चलेगा, लेकिन एक ही दल की सरकार बनने से एक खतरा यह भी है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित हो जाती है। और यदि एक दल की सरकार नहीं बनी, कुछ दलों की सरकार बनी, तो सरकार 5 साल काम कर नहीं पाती है। तो दोनों तरफ परेशानी है। और तीसरा है दलबंदी। जितनी दलबंदी संसदीय शासन में देखने को मिलती है, उतनी दलबंदी किसी भी अन्य व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती। दलबंदी का मतलब अपना दल जगन्नाथ, अपना दल ही सब कुछ है। यदि हम सत्तारूढ़ दल के हैं तो सत्तारूढ़ दल जो कहेगा हम मानेंगे। यदि कोई विरोधी दल में है तो विरोधी दल का काम है सरकार का विरोध करना, उसके हर काम का विरोध करता है। दलों के बीच सहयोग का भाव देखने को नहीं मिलता। अपना दल सर्वश्रेष्ठ है। हम यदि विरोधी दल में हैं तो सरकारी दल के द्वारा जो भी काम किया जाएगा हम उसका विरोध करेंगे।
सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी नीति बनाएगी, हम उसका विरोध करेंगे। ये दलबंदी है। और चौथा है दल का शासन। क्योंकि दलगत आधार पर संसद का विभाजन होता है, तो इसलिए, और दल जो बहुमत दल है अपने दल के स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लेता है और उस दल का प्रत्येक आदमी अपने आप को सरकार समझता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री का शासन नहीं होता, यहां पर दल का शासन स्थापित हो जाता है। तो दल का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप शासन के कार्यों में बढ़ जाता है। यह है संसदीय शासन की पूरी कहानी, इसके लक्षण, इसका विकास, इसके गुण और दोष। इसके बाद फिर अगली चर्चा में हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। आपको धन्यवाद।